गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आज इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, उसकी आज ये तीसरी वीडियो है, यानी उसका भाग 3 है। और हमने लास्ट वीडियो में पूरा तंत्रिका तंत्र के बारे में पूरा सिस्टम हमने पढ़ लिया था, किस तरह से तंत्रिका तंत्र होता है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, कैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के पूरा का पूरा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी को नियंत्रण और पूरा का पूरा उसका समन्वय बना करके रखती है। तो चलिए एक और टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक उस हमारे पार्ट का बचा था। ये जो क्वेश्चन है कि परिवर्ती चाप की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करो, या परिवर्ती चाप क्या होता है। तो ये जो है परिवर्ती चाप क्या होता है, इसको हम आज इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे अंतःस्रावी तंत्र। यानी कि हमने देखा था कि हमारी बॉडी पर जो नियंत्रण और समन्वय बनाने के काम करते हैं, दो तंत्र होते हैं टोटल। पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र बस इस टॉपिक के बाद हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम आज अंतःस्रावी तंत्र इसी वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा ये परिवर्ती चाप क्या होता है। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो भी परिवर्ती क्रियाएं होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, कि जैसे ही कोई भी चीज़ हमें, कोई भी बाहरी वातावरण जैसे ही हमें इफेक्ट करता है, हमारे इफेक्टिव पार्ट को, किसी भी बॉडी पार्ट को, तो वहाँ से संकेत जो है डायरेक्ट हमारे माइंड में जाते हैं। और माइंड में जाने के बाद उसके प्रति कोई अनुक्रिया होती है जो हमारी बॉडी को, माइंड जो है कुछ संकेत भेजता है कि हाँ ये कार्य कर लीजिए, तो बॉडी हमारे उस कार्य को परफॉर्म करती है। तो वही है परिवर्ती चाप, कुछ अलग चीज़ नहीं है। सिंपल सी बात है कि जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे कोई भी संवेदना या उद्दीपन हमारे संवेदी अंग को मिलता है, कोई भी उद्दीपन या कोई भी संवेदना, सिंपल सी बात है, उद्दीपन या संवेदना का मतलब सिंपली कोई भी संकेत, जैसे सुई चुभी तो यहाँ पर हमें कुछ अनुभव हुआ, बस वही संवेदना है या फिर उद्दीपन है। ये संवेदना या उद्दीपन, जैसे हमारी स्किन है, स्किन को फील हुआ होगा, तो स्किन जो हो जाएगी वो हमारी संवेदी अंग हो जाएगी। त्वचा जो है वो हमारी संवेदी अंग हो जाएगी। या कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे आइज में प्रकाश पड़ रहा है तो आँख जो है वो हमारी संवेदी अंग हो जाएगी। तो जिस भी बॉडी पार्ट को बाहरी जो भी संवेदना या उद्दीपन मिल रहा है, वो जो संवेदी अंग है, वो यहाँ से जो भी हमें संकेत मिल रहा है उसे संवेदी तंत्रिका के थ्रू, अब ये जो पथ होता है संवेदी अंग से लेकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक का, उसको हम बोलते हैं अभिवाही पथ। इसको बोला जाता है अभिवाही पथ। और ये अभिवाही पथ जो होता है, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा ये बनाया जाता है। संवेदी तंत्रिकाएं जो हैं इस अभिवाही पथ से होकर के जो संवेदी अंग से जो भी संकेत होते हैं वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा देते हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमें पता है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसके अंदर मेरुरज्जु होता है, ये हमने सब पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। उसके बाद ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये अब हमने देखा था संवेदी तंत्रिकाएं कौन सी होती है, जो संकेत को बॉडी के अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क तक लेकर के जाती हैं। और यहाँ से फिर उस जो हमें संवेदना मिली है उसके प्रति कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई सूचना मिलेगी, जो यहाँ से पेशी तक पहुंचाई जाएगी, पेशी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाएगी। किसके द्वारा? ये जो कोशिकाएं, ये जो तंत्रिका कोशिकाएं पहुंचाती हैं, उनको हम बोलते हैं चालक या प्रेरक कोशिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं। तो यहाँ से ये वाले संकेत भेज दिए जाएंगे। ये अभिवाही पथ था, तो ये वाला पथ हो जाएगा हमारा अपवाही पथ। इसे हम बोलते हैं अपवाही पथ। और ये पेशियां जो हैं, ये अब क्या करेंगे, उस अनुक्रिया को, यहाँ पर ये जो पेशियां हैं ये वर्क करती हैं और अनुक्रिया क्रिएट होती है कहाँ पर, संवेदी अंग पर। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर जो है, ये पेशियां यहाँ पर अनुक्रिया परफॉर्म करती हैं। जैसे हमने हाथ एकदम से पीछे लिया तो हाथ की मांसपेशियां पीछे गई, तभी तो हाथ पीछे गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हम इस पूरे प्रोसेस को देखिए, इसी को ही कहते हैं हम परिवर्ती चाप। ये जो काम पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसी को ही हम कहते हैं परिवर्ती चाप। और इसके अंदर अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुक्रिया कैसे परफॉर्म करता है बॉडी, कोई भी बॉडी पार्ट जो होता है, तो उसका सिस्टम भी हम ये लिख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की हेल्प से किस टाइप से जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको थ्योरी वाइज भी अभी हम लिखेंगे। एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आपके सामने बिल्कुल,
कि इसमें एक बिल्कुल सेंट्रल पार्ट दिखाया गया जहाँ से मेरुरज्जु निकल रहा है, और इधर हाथ दिखाया गया, जैसे ही हाथ किसी गर्म चीज़ को छू रहा है तो संकेत कैसे अभिवाही पथ के थ्रू जो है संवेदी तंत्रिकाओं से होते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँच रहे हैं, मेरुरज्जु तक, और उसके बाद जो है वापस वही जो अपवाही पथ से होते हुए जो संकेत हैं वो पेशियों तक आकर के और उस पर्टिकुलर संवेदी अंग तक पहुँच रहे हैं। देखिए आपके सामने एक डायग्राम है, एनसीईआरटी बुक का ही आपका डायग्राम है, तो अब इसको अच्छे से इस डायग्राम को भी बना सकते हैं। चलिए अब डायग्राम को हटा देते हैं और इसको हम थ्योरी वाइज नोट कर लेते हैं। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए फटाफट से, ये चीज़ आप बना लीजिएगा, उसके बाद डायग्राम बना लीजिएगा और उसके बाद आप थ्योरी वाइज इसका आंसर लिख सकते हैं आप फटाफट से। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि जब भी किसी अंग को संवेदना या उद्दीपन प्राप्त होते हैं, तो आप लिख सकते हैं जब भी किसी अंग को संवेदना या उद्दीपन प्राप्त होते हैं तो वह संवेदी अंग उन संवेदनाओं को संवेदी तंत्रिकाओं की सहायता से अभिवाही पथ से होता हुआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मस्तिष्क कोमा मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाती है और संवेदना मिलते ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पुनः एक सूचना और संकेत मिलते ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पुनः एक सूचना चालक या प्रेरक तंत्रिका के द्वारा, इस चालक या प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा पेशियों तक पहुंच जाएगी, जिससे संवेदी अंग अनुक्रिया दर्शाता है। तो ये पेशियों के माध्यम से ही तो संवेदी अंग हमारा अनुक्रिया दिखाएगा। तो आप इसका आंसर इस टाइप से थ्योरी में लिख सकते हैं। चलिए ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम हमारा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमारा नया टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, देखिए घबराना नहीं है, कुछ बिल्कुल टफ चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी सी चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपने अगर छोटी क्लासेस में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा हो, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे पाचक रस, एंजाइम्स, इस तरह की चीज़ों का स्त्रावण किया जाता है भोजन को पचाने के लिए। और भी हमारी शरीर की उपापचयी जो रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी उपापचयी जो क्रियाएँ होती हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का स्त्रावण किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो स्त्रावण तो बहुत सारी चीज़ों का होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ का श्रवण किया जाता है तो वहाँ पर कोई ऑर्गन होता है, कोई भी हमारा अंग होता है, और वहाँ से एक नलिका निकलती है और उस नलिका के माध्यम से किसी भी चीज़ का श्रवण किया जाता है। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट होते हैं जिनके अंदर सीधा किसी नलिका के थ्रू जो है श्रवण नहीं होता, डायरेक्ट किसी भी चीज़ के श्रवण को यानी किसी भी चीज़ को त्याग दिया जाता है डायरेक्ट ब्लड के अंदर, डायरेक्ट रुधिर के अंदर। यानी जैसे हम बात करें लिवर की, तो लिवर एक ऐसी ग्रंथि है जिससे लिवर जो होता है हमारा पाचन तंत्र में हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से कि लिवर से बहुत सारे पाचक रसों का, बहुत सारे एंजाइम्स का स्रवण होता है, लेकिन वो नलिकाओं के माध्यम से होता है डायरेक्टली। सिर्फ इस नलिका में सिर्फ उस पाचक रस से निकल करके चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में स्त्रवण तो होता है, लेकिन अंतःस्रावी तंत्र में एक स्पेसिफिक एक कुछ अलग टाइप का स्त्रवण होता है। तो सिंपल सी बात है, हम देखते हैं। वैसे अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनते हैं। अंतःस्रावी तंत्र जो होता है आप लिख लेंगे सिंपली, यह तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों, देखिए यहाँ पर ग्रंथियां हैं लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों व उनसे स्रावित हार्मोनों, उनसे स्रावित हार्मोन्स को शामिल
करता है। ये इस तंत्र में, यह तंत्र जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे जो स्रावित हार्मोन्स हैं उनसे मिलकर के बनता है। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, हार्मोन्स जो होते हैं इसके अंदर आप लिखेंगे कि नलिका विहीन स्त्रवण, नलिका विहीन स्त्रवण। अब नलिका विहीन है तो स्त्रवण कैसे होगा? स्त्रवण जो सीधे रक्त में छोड़ दिए जाते हैं, देखिए सीधे रक्त में छोड़े जाएंगे, सीधे रक्त में, सीधे रक्त में छोड़ दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। और वैसे हार्मोन्स क्या होते हैं? वैसे हार्मोन्स जो होते हैं वो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, मतलब ऐसे रसायन होते हैं जो एक संदेशवाहक की तरह काम करते हैं। वो एक संदेशवाहक होते हैं, जैसे किसी बॉडी पार्ट के लिए पर्टिकुलर कोई हार्मोन होता है जो जाकर के इसको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो सिंपली ये रासायनिक संदेशवाहक इनको कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं सिंपली कि हार्मोन्स, हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो रुधिर में स्त्रवण के पश्चात, जो रुधिर में स्त्रवण के पश्चात, रुधिर में जैसे इनका स्त्रवण किया जाता है उसके पश्चात अपने लक्ष्य पर जाकर, जो भी इनका टारगेट होता है, जो भी अलग अलग हार्मोन्स का हम देखेंगे कौन कौन से टारगेट पर जाकर के वो क्या क्या वर्क परफॉर्म करता है, तो सिंपली अपने टारगेट पर जाकर के उसका जो भी वर्क होगा, जो भी उसका फंक्शन होगा उसको परफॉर्म करेगा। तो अपने लक्ष्य लिखेंगे हम, अपने लक्ष्य पर जाकर अपने जो है कार्य उनको संपादित करेगा, कार्यों को संपादित करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो जो हार्मोन्स को स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ होती है उन्हीं को हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि हार्मोन्स को या इन हार्मोन्स को स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ, स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। कुछ बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं, लेकिन खैर हमें अपने सिलेबस में सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं तो हम सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि अंतःस्रावी तंत्र दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और एक अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलीज होने वाले हार्मोन्स। तो अब हम अपने बॉडी के अंदर सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सारी की सारी से डर मत जाइएगा, बिल्कुल 6, बिल्कुल नॉर्मल सी छोटी छोटी 6 ग्रंथियाँ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, केवल और केवल 6 मेन मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो अब हम उन सभी की 6 ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं और उनसे स्रावित होने वाले, उनसे जो भी हार्मोन्स का स्रावण होता है उन हार्मोन्स के बारे में और उनके वर्क फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारी बॉडी की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनका वर्णन कर लेते हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उनके क्या क्या वर्क फंक्शंस हैं। तो देखिए, मैंने बताया था आपको मेनली मुख्य 6 जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी। पहली तो पीयूष, दूसरी पीनियल, और इधर थायराइड और पैराथायराइड होती है गले में, और उसके बाद ये हार्ट के पास होती है थाइमस, और उसके बाद जो किडनीज होती हैं उसके ऊपर होती है अधिवृक्क या जिसको बोलते हैं हम एड्रिनल। तो देख लेते हैं सिंपली। हमने देखा था इधर हाइपोथैलेमस के पास पीयूष ग्रंथि होती है। जब हम माइंड की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस के इधर पीयूष ग्रंथि होती है। उसके बाद हमने इधर अनुमस्तिष्क देखा था, साइड में फूल के जैसी एक स्ट्रक्चर थी इस टाइप से, और उसमें जो है हमारा पीनियल ग्रंथि पाई जाती है वहाँ। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं गले में, जब हम आते हैं तो गले में थायराइड होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, और थायराइड के पीछे ही बिल्कुल पीछे 4 मटर के दाने जितनी छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है उसको बोलते हैं हम पैराथायराइड।
उसके बाद यहाँ पर हार्ट के पास जो है थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, और जो किडनीज है, किडनीज के ऊपर हमने देखा अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। तो ये हमारी टोटल जो है 5 और 6, तो ये हमारी टोटल 6 ग्रंथियां हो गई। तो सबसे पहले हम पीयूष ग्रंथि की बात कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन जितनी साइज में छोटी है उतनी ही ये मास्टर ग्रंथि होती है, क्योंकि ये बाकी की जो ग्रंथियां हैं उन सभी का नियंत्रण करती है, यानी इन सभी को काम करने के लिए प्रेरित करती है पीयूष ग्रंथि। तो इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी बाकी की जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां ये पूरी की पूरी 5 इन सभी का नियंत्रण करती है। और इससे ऑक्सीटोसिन, फॉलिकल प्रेरक या एंटी डाइयूरेटिक, इस टाइप के और भी बहुत सारे अनेकों हार्मोन्स का स्त्रवण होता है, और जो हमारी शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और भी सारे वर्क फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना सा इनफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कि ये सबसे छोटी होती है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे अंतःस्रावी तंत्र का नियंत्रण करती है, और बहुत सारे इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले सेकेंडली बात कर लेते हैं थायराइड ग्रंथि की। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी। और इसकी एक और खास बात है कि बाकी की जो ग्रंथियां होती है ना, वो सिर्फ हार्मोन्स का स्त्रावण कर सकती है, मतलब हार्मोन्स बनाती है और उनका स्त्रवण कर देती है। लेकिन जो थायराइड ग्रंथि होती है वो क्या करती है, हार्मोन्स बनाती है, उनका स्त्रवण करती है, और उसके साथ साथ ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो है ही, और ये हार्मोन्स को स्टोर करके भी रख सकती है। हार्मोन्स को स्टोर करके रख सकने वाली एकमात्र जो है हमारी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। और हमें पता है कि थायराइड ग्रंथि में जो इसके हार्मोन्स होते हैं उनको स्त्रवण करने के लिए, उनको बनाने के लिए, उनके निर्माण में जो है आयोडीन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि थायराइड ग्रंथि के वर्क फंक्शंस अच्छे से होते नहीं। जो भी इसके वर्क है हम देखेंगे आगे कि इसके वर्क है शरीर के उपापचयी क्रियाओं को उसको ढंग से कराना, मतलब उनका क्रियान्वयन करना। तो उपापचयी क्रियाओं को ये प्रेरित करती है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम आयोडीन की कमी हमारे शरीर में होगी तो ये थायराइड ग्रंथि से जो थायराइड हार्मोन है जो या फिर हम कहें कि थायरोक्सिन हार्मोन है, तो वो रिलीज नहीं होगा, तो हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाएं जो है वो डिस्टर्ब होंगी। तो सिंपल सी बात है, थायराइड ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और यह थायराइड हार्मोन T3 और T4 का स्त्रवण करती है। ये हार्मोन्स है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले T3 एंड T4। अगर हम वर्क फंक्शंस की बात करें तो थायराइड जो है वो मानव शरीर की उपापचयी क्रियाओं का मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी होने वाली जो क्रियाएं हैं इन सभी को उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं। तो मानव शरीर की जो भी उपापचयी क्रियाएं होती है उनको प्रेरित करता है कौन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो। और शरीर की जो ताप होता है, जैसे आपने देखा नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो हमें फीवर हो जाता है, उससे कम टेम्परेचर हो गया तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन करके रखता है उसमें भी ये थायराइड ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और आरबीसी के निर्माण में भी ये हेल्पफुल रहती हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमने थायराइड ग्रंथि को पढ़ लिया, पीयूष ग्रंथि को पढ़ लिया। अगर हम नेक्स्ट बात करें पैराथायराइड की, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट ग्रंथि हमारी पैराथायराइड। नेक्स्ट तीसरा हम बात करते हैं हमारी पैराथायराइड ग्रंथि का। पैराथायराइड ग्रंथि, तो ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, ये एक्चुअल में थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर स्थित होती है, यानी इसके जस्ट पीछे वाली जो सतह होती है उसके पीछे होती है। सिंपल सी कुछ नहीं है, मटर के दाने जितनी 4 ग्रंथियां होती है, मटर के दाने जितनी आकार में छोटी छोटी 4 ग्रंथियां होती हैं, और थायराइड की प्रत्येक पाली पर एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है, यानी एक जोड़ी प्रत्येक थायराइड के एक भाग पर उपस्थित रहती है, प्रत्येक पाली पर। और ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है ये एक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्रवण करती है, और ये जो पेप्टाइड हार्मोन होता है ये शरीर के अंदर बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर कैल्शियम आयनों का नियमन करते हैं, यानी जहाँ पर जैसे पचित भोजन से कैल्शियम आयनों का अवशोषण करते हैं, वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम आयनों का अवशोषण करते हैं और उसको रक्त में ट्रांसफर करके रक्त में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करके रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम पैराथायराइड ग्रंथि में क्या लिखने वाले हैं, पैराथायराइड ग्रंथि में हम लिखेंगे यह है थायराइड ग्रंथि के, यह है, देखिए जो हमने अभी तक पढ़ा है सिर्फ वही हम लिखने वाले हैं, बिल्कुल कुछ नया नहीं है। ग्रंथि की
पश्च सतह पर स्थित होती है। यह मटर के दाने के आकार के या आकार की और संख्या में कितनी होती है? ये संख्या में 4 होती है। नेक्स्ट हम बात करें थायराइड की प्रत्येक पाली पर, थायराइड की प्रत्येक पाली पर एक जोड़ी पैराथायराइड यानी 2 की संख्या में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। और ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है यह पैराथायराइड हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे इन शॉर्ट PTH, ये क्या होता है? एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये पेप्टाइड हार्मोन का स्त्रवण करती है। स्त्रवण करती है और यह कैल्शियम की मात्रा यानी कैल्शियम आयन की मात्रा को रक्त में बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है? तो सिंपल सा हम इसका कार्य लिख लेंगे। अगर हम इसके कार्य की बात करें, तो कार्य में हम पहला लिखेंगे इसके अंदर, पहला सिंपल सा कि यह हार्मोन रक्त में तो कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है, के स्तर को बढ़ाता है। अब इसके अंदर रक्त के अंदर कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाने के लिए कैल्शियम आयन कहीं से तो लाएगा, तो कहाँ से लाएगा? तो यह वृक्क नलिकाओं यानी किडनीज व पचित भोजन जो भोजन पच गया उससे कैल्शियम आयनों के अवशोषण को प्रेरित करता है। तो देखिए ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन जो उनके उसका नियमन करता है, उसका संतुलन बनाए रखता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट ग्रंथि आने वाली है। देखिए हमने पीयूष पढ़ ली, थायराइड पढ़ ली, पैराथायराइड पढ़ ली और इसके बाद हम पीनियल ग्रंथि पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे हम? पीनियल ग्रंथि के बारे में। फोर्थ है हमारी पीनियल ग्रंथि। चलिए पीनियल ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में होती है। अग्र मस्तिष्क हमने देखा कि साइड में ये इस तरह से यहाँ पर अग्र मस्तिष्क था, तो हम सिंपली इसमें लिख लेते हैं यह है अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में होती है, या भाग में स्थित होती है। और यह ग्रंथि, देखिए हम मुख्य हार्मोन्स पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमें लिखना होगा। मिलेटोनिन, यह ग्रंथि मिलेटोनिन नामक हार्मोन का स्त्रवण करती है। अब ये हार्मोन क्या करता है तो इसके कार्य देख लेते हैं। इसके कार्य में हम सिंपल देखेंगे कि जो हमारे दैनिक चक्र जो होता है, यानी हमें दिन में हम लोग सब वर्क करते हैं और रात में हम लोग सो जाते हैं, तो ये दिन और रात का जो चक्र होता है उसके नियमन में ये सहायता करते हैं। तो फर्स्ट कार्य इसका देखेंगे कि ये दैनिक चक्र का
दैनिक चक्र का नियमन करता है। अब दैनिक चक्र से मतलब कि दिन रात का बोले तो जागना और सोना। अब आप जनरली कहेंगे कि जो लोग रात के शिफ्ट में काम करते हैं तो उनके लिए ये कैसे करते हैं, तो सिंपली हर व्यक्ति जो है वो दिन में काम करने को प्रेफरेंस देता है। हाँ, रात में अगर कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोगों की नाइट ड्यूटी होती है, तो वो एक उनकी मजबूरी टाइप में माना जाता है। वैसे जनरली बॉडी के तरीके से देखा जाए तो दैनिक चक्र का नियमन यही कहता है कि दिन में जागो, रात में सो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा वर्क इसका, ये तापमान नियंत्रण में भी जो है अपनी भूमिका निभाता है, तापमान नियंत्रण। और हम देखें तो बहुत सारी उपापचयी जो क्रियाएं उनमें, या फिर हम देखें तो प्रतिरक्षा क्षमता को भी ये प्रभावित करता है। तो ये हमने पढ़ा पीनियल ग्रंथि के बारे में। अब हमने पढ़ लिया पीयूष के बारे में, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, पीनियल हो गया, और उसके बाद हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट हमारी थाइमस ग्रंथि के बारे में। तो चलिए थाइमस ग्रंथि देख लेते हैं क्या है, कहाँ है, क्या काम होते हैं इसके, और इससे निकलने वाले क्या क्या हार्मोन्स हैं। तो नेक्स्ट हम 5th पढ़ लेते हैं हमारी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि की बात करें तो ये हृदय और जो उसकी महाधमनी होती है उसके ऊपरी भाग में स्थित होती है, और इसमें पालियां होती हैं, मतलब पालियां युक्त होती हैं। पालियों का मतलब बहुत सारी, जैसे हमने मस्तिष्क में देखा था कि उसमें 2 पालियां होती है, एक लेफ्ट और राइट। जैसे हम किडनी में बोल रहे हैं तो किडनी में एक लेफ्ट है और एक राइट है, ठीक है, उस टाइप से। तो देखते हैं कि हृदय व महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। और कैसे स्ट्रक्चर है ये, यही लिख देते हैं सीधा, स्थित पालीयुक्त संरचना है। कैसी होती है, पालीयुक्त संरचना होती है। और इससे अगर हम मेनली देखें तो इससे थाइमोसिन नामक हार्मोन स्त्रवण होता है, स्त्रावित होता है। अब ये हार्मोन क्या करता है, तो इसके कार्य हम देख लेते हैं। इसके क्या क्या कार्य है, तो इसके मेनली कार्य हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र में, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में, और अगर हम देखें तो एंटीबॉडी के, लिक्विड एंटीबॉडी जो होता है, यानी जो तरल एंटीबॉडीज होते हैं, उनके निर्माण में ये हेल्प करता है। तो सिंपली हम लिखेंगे कि थाइमोसिन क्या करता है, तरल प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा थाइमस ग्रंथि के बारे में कि कहाँ पर स्थित होती है, यहाँ पर हर्ट और महाधमनी के ऊपरी भाग में। यहाँ पर मान लीजिए हर्ट है, तो हर्ट और महाधमनी जो होती है उसके ऊपरी भाग में पालीयुक्त संरचना होती है, और इससे जो है थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्त्रवण होता है। उसके वर्क फंक्शंस के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। अगर हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि की, तो ये हमारी छठी और बिल्कुल लास्ट ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि। इसका नाम एक और होता है अधिवृक्क ग्रंथि। तो होता कहाँ पर है ये, जैसे सिंपली हमारी ये जो किडनीज होती हैं, जैसे ये किडनीज हैं, तो किडनीज के ऊपर इस तरह से ये स्थित रहती हैं दोनों तरफ। तो ये वाली होती हैं हमारी एड्रिनल ग्रंथियाँ। अगर हम एड्रिनल ग्रंथि की वैसे बात करें सिंपली, तो लिख देते हैं कि एड्रिनल, लिखने के क्रम में बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि दोनों वृक्क या किडनीज लिख सकते हैं, किडनीज
किडनीज के ऊपर स्थित होती है, दोनों किडनीज के ऊपर स्थित होती है। और ये जो जैसे बोलते हैं ना कि करो या मरो हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ना, ये आपातकालीन सिचुएशंस जो होती हैं उसमें हमें प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करती हैं। तो सिंपल सी बात हम लिखेंगे कि ये ग्रंथि, इससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सिंपली ये ग्रंथि जो होती है वो आपातकालीन परिस्थितियों में हमें प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करती हैं। अब एक और लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इसीलिए इसे करो या मरो हार्मोन या करो या मरो ग्रंथि की संज्ञा दी जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इससे निकलने वाले हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स में देखें तो इसे बेसिकली जैसे हम देखें कि एक तो एड्रेनलिन हार्मोन इससे स्रावित किया जाता है। दूसरा देखें नॉर एड्रेनलिन। और अगर हम बात करें कि इससे लिंग हार्मोन्स जो होते हैं, विभिन्न लिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं। लिंग हार्मोन्स में देखें तो लिंग हार्मोन्स नर और मादा में अलग अलग होंगे। तो नर में सिंपली देखें तो नर में एस्ट्रोजन होगा, मादा में होगा एस्ट्रोजन और नर में होगा एंड्रोजन। तो ये हमारे मेनली जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। अगर हम एड्रिनल ग्रंथि के कार्यों की बात करें कि ये हार्मोन्स जो हैं वो क्या कार्य करते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये शर्करा उपापचय का कार्य करते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे हमने देखा आपातकालीन परिस्थितियों में और ऊर्जा का स्रोत होते हैं, एकदम से इंस्टेंट जो एनर्जी होती है। जैसे मान लो एक सिंपल सा देखा जाए कि हम जनरली भागने में, जैसे मान लो हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या जनरली हम सिंपली हमें भागने का बोला जाए तो हम कहीं मतलब हम थका हुआ फील करते हैं, हम एनर्जी लेस फील करते हैं। लेकिन वहीं अगर एक कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए तो हम मतलब बॉडी के अंदर एक इंस्टेंट सी एनर्जी, इतनी एकदम से एक एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, हम लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर हमें इंस्टेंट यानी ऊर्जा का ये जो स्रोत होती है, और दबाव रोधी हार्मोन्स यानी हम दबाव में ना आए उसके लिए दबाव रोधी हार्मोन्स का ये स्रवण एकदम से करती हैं। तो इसके कार्य में सिंपली आप लिख सकते हैं कि लिंग हार्मोन्स का स्रवण करती है और आपातकालीन परिस्थितियों में एकदम से ऊर्जा का स्रोत क्रिएट करती हैं और भी शरीर की उपापचयी क्रियाओं में ये हेल्प करती हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा का पूरा अंतःस्रावी तंत्र भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो देखा जाता है कि जो पादप होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, हमने ये पूरा का पूरा जैसे अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा या तंत्रिका तंत्र पढ़ा, तो वो जीवों के बारे में पढ़ा, बेसिकली मनुष्य के बारे में पढ़ा। तो सिंपली हमने जो जीवों के बारे में मतलब जीवों में भी हम देखें तो मनुष्यों के बारे में हमने देख लिया, लेकिन प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का जो तंत्रिका तंत्र होता है, मतलब प्लांट्स में वैसे बेसिकली तंत्रिका तंत्र होता नहीं है, लेकिन प्लांट्स में भी नियंत्रण और समन्वय पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें तो जैसे चुई मुई का पौधा है, चुई मुई के पौधे को हम जैसे ही बाहर से संवेदना देते हैं, जैसे हम टच कर देते हैं तो वो एकदम से मुरझा जाता है, यानी वो भी उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे सूरजमुखी है जो सन की साइड में, सूरज जिधर जिधर जाता है उसके साइड में वो उसका जो फूल होता है वो उसी के साइड में मूव करता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो नीचे की तरफ वृद्धि करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल के प्रति वो अपनी प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। तो जो नियंत्रण और समन्वय है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, इस चैप्टर का बस हमारा एक ही टॉपिक ये बचा हुआ है, तो इसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।